तद्रुप नामक इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल में अब तक हम 3 कहानियाँ पढ़ चुके हैं और आज एक और नई कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। आज की कहानी का शीर्षक है मुद्दतों से गुजरा नहीं। और इस मुद्दतों से गुजरा नहीं कहानी मेरी अपनी कहानी है, अर्थात इसके रचयिता का नाम है व्रजेश दबे, अर्थात मैं स्वयं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कथा, मुद्दतों से गुजरा नहीं। वह भी कोई उम्र होती है प्यार करने की, किसी को चाहने की? मैंने आश्चर्य से पूछा। तुम क्या समझते हो, क्या जानते हो? प्यार की उम्र क्या होती है? लड़के कभी जान नहीं पाते हैं कि लड़की के मन में क्या है। उस स्त्री ने एक साथ कई सवाल कर दिए। मेरे हिसाब से तो लड़कियां जब 15-16 वर्ष की होने लगती है तब प्यार करना। मेरी बात को बीच में ही काट दिया उसने। नहीं, गुड्डा गुड्डी का जब से खेल खेलने लगते हैं, गुड्डा गुड्डी का खेल जब से खेल खेलने लगती है लड़कियां, तब से किसी को चाहने लगती है। तुम्हें पता भी है कि लड़की किस उम्र में यह गुड्डा गुड्डी का खेल खेलना शुरू करती हैं? लड़कियों के मामले में मेरा ज्ञान कमजोर था। मैंने चुप रहना ही उचित समझा। करीब 35 मिनट से मैं उस औरत से बातें कर रहा था, पर मैंने उसका नाम तक जानने की चेष्टा नहीं की थी और न ही उसने। और तो और हम प्रेम की उम्र की और ऐसी संवेदनापूर्ण बातें कर रहे थे। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। कौन है यह स्त्री? दिखने में तो मुझसे 12-15 वर्ष बड़ी लगती है, करीब 37-38 की होगी। वह अपने घर के आंगन में खड़ी थी और मैं उसी की दी गई कुर्सी पर बैठा था। मैंने उसे केवल एक छोटा सा सवाल किया था। यहीं कहीं किसी घर में एक शिक्षक रहा करते थे, चिंतन सर के नाम से जाने जाते थे। उसका घर बता सकती हैं आप? खुले दरवाजे वाले घर पर मेरे दस्तक देते ही बाहर आई उस स्त्री को मैंने पूछ लिया था। वह तो अब यहाँ नहीं रहते, कई साल बीत गए उसे यहाँ से चले गए, उसने बड़े ही बेफिक्र अंदाज से कहा। क्या आप बता सकती हो कि वह कहाँ गए होंगे? मैंने उत्सुकता से पूछा। वह तो पता नहीं। चिंतन सर की तो अच्छी खासी नौकरी थी, तो फिर क्यों? नौकरी तो अच्छी थी, पर क्या बताऊं? मेरी बात काटकर वह बोलने तो लगी, पर स्वयं अटक गई। उसका इस तरह से अटकना मुझे विचलित कर गया। बड़ी खराब आदत होती है ऐसी स्त्रियों की, बात को लटका कर अटक जाना। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह बड़ी उत्सुक थी आगे बताने की आगे बात बताने के लिए, पर भाव खा रही थी। मैं मौन ही खड़ा रहा, अपने चेहरे पर प्रश्नार्थ लेकर। उसका धैर्य टूट गया। वह बोलने लगी। नौकरी तो बड़ी अच्छी थी, पर कोई कब तक सहता अपनों का दर्द? कोई अपना दर्द तो सह लेता है, पर अपनों का दर्द उसे बेचैन कर देता है। मेरी उत्सुकता बढ़ गई। क्या कहना चाहती हैं? जरा विस्तार से कहो। उसे भी जैसे बस मेरे इस न्योते का इंतजार हो। वह घर के अंदर से एक कुर्सी लेकर आ गई और कहा, यदि पूरी बात सुनने का धैर्य हो तो बैठ जाओ इस पर। कहानी थोड़ी लंबी है, पर है बड़ी मजेदार। कुछ पलों का समय तो है ना तुम्हारे पास? मैं कुर्सी पर बैठ गया। वह खड़ी ही रही, बस बोलने को जैसे तरस रही हो। मुझे लगा कि इस स्त्री के शब्दों के रास्ते से मुद्दतों से कोई गुजरा नहीं होगा। उसकी प्यास ज्यादा थी या मेरी उत्सुकता, पता नहीं। चिंतन की एक छोटी बहन थी, हेमलता था उसका नाम। वह सांस लेने के लिए रुकी, मेरी तरफ देखा।
वह संतुष्ट थी कि मैं उसकी बातों में रुचि ले रहा था। यह नाम सुनते ही मेरे सामने उस लड़की की तस्वीर उभर आई। कोई 2 साल पीछे वाली क्लास में वह पढ़ती थी। जब भी मैं चिंतन सर के घर जाता था, घर का दरवाजा वही खोलती थी। उसके पैरों में गजब की फुर्ती थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनते ही न जाने वह कहाँ से दौड़ जाती थी, दौड़ आती थी और दरवाजा खोलकर बीच दरवाजे होठों पर हंसी लेकर खड़ी हो जाती, दरवाजे से भी ज्यादा मजबूत दीवार बनकर। अंदर से चिंतन सर की सूचना मिलने पर ही वह बीच रास्ते से हटती। मुझे लगता था कि वह हर एक विद्यार्थी के साथ ऐसा ही करती होगी, पर जब मैंने मेरे दोस्तों से पूछा तो पता चला कि मेरे साथ ही वह ऐसा व्यवहार करती थी। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर तो जैसे आदत सी हो गई थी। मैं दरवाजा खटखटाता, वह खोलती, बीच राह खड़ी हो जाती और फिर सर की आवाज सुनते ही रास्ते से हट जाती। मैं भी उसके दरवाजे से हटने की प्रतीक्षा करता, बिना किसी उतावलेपन की। कई दिनों तक मेरी समझ में नहीं आया कि बंद दरवाजे के पीछे से उसे कैसे पता चल जाता था कि दरवाजे पर दस्तक मैंने दी थी। फिर पता चला कि दरवाजे पर दस्तक देने का मेरा अंदाज सबसे भिन्न था। मुझे अब भी याद है कि मैं दरवाजे पर बाएं हाथ की पहली 2 उंगलियों से पूरे 8 बार दस्तक देता था। हाँ, 8 बार। अनायास ही मेरा बायां हाथ उठ गया और हवा के बंद दरवाजे पर 8 बार दस्तक दे बैठा। मेरे इस तरह उठे हाथ को देखकर वह स्त्री चौंक पड़ी। उसने मेरी तरफ संदेह भरी दृष्टि डाली। मैंने मेरे हाथ को संभाला, उसकी बात पर ध्यान देने लगा। वह कहे जा रही थी, उसके अलावा घर में माँ भी रहती थी। मैं सर की माँ को जानता था। सर माँ को बहुत चाहते थे। वह थी ही इतनी प्यारी कि सर तो क्या, हम सब विद्यार्थी भी उन्हें चाहते थे। उनके लिए हम सब उनके बेटे बेटे ही थे। सबको प्यार दुलार देती रहती थी और कुछ न कुछ खिलाती रहती थी। माँ का नाम सुनते ही दिल में भय जन्मा कि कहीं उन्हें तो कुछ नहीं हो गया। घबराहट में ही मैंने अधीर होकर पूछ लिया, क्या हुआ? क्या हुआ सर की माँ को? कब और कैसे हुआ? माँ तो सकुशल थी। हेमलता किसी के प्यार व्यार में थी। कहती थी कि शादी करेगी तो बस उससे ही। वह लड़का उस गांव को छोड़कर कहीं चला गया था। उसे भी नहीं पता कि वह लड़का कहाँ रहता है। कई बार कोशिश की कि उस लड़के को ढूंढने की उ- उस लड़के को ढूंढने की, पर उसका कोई पता नहीं चला। समय बीतता गया। उस लड़के की प्रतीक्षा करते करते वह धीरे धीरे गुमसुम हो गई। उदास भी रहने लगी, बीमार सी हो गई। सर ने कई इलाज भी किए, पर रोग जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्यार का रोग जो था वह आगे बोलने लगी। मेरे मन पर फिर से उस चंचल सी लड़की की छवि सवार हो गई। मैं हेमलता के बारे में सोचना चाहता था, पर वह बोले ही जा रही थी। कई यादें जुड़ी थी उस लड़की के साथ मेरी। मैं उस याद में खो जाना चाहता था। जी, आपकी बात बड़ी रोचक है, पर क्या आप मुझे उस घर तक ले जा सकती हैं? कुछ देर के लिए मैं वहां जाना चाहता हूँ, फिर लौटकर पूरी बात सुनना चाहूँगा। मैं करीब 9 साल के बाद इस शहर में आया था। इस अंतराल में बहुत कुछ बदल चुका था इस शहर में। जाने पहचाने रास्ते कहीं खो गए थे। वो गलियां जिसमें बचपन दौड़ता था, खेलता था, वह चौड़े रास्तों की आगोश में अपना अस्तित्व खो चुकी थी। कैसे बदल जाते हैं कोई शहर कुछ ही सालों में? क्यों बदल जाता है कोई शहर? क्या शहर की भी आदत है आदमी सी? वह कुछ कदम मेरे साथ चली। दूर से ही सर के उस घर की तरफ हाथ फैलाकर बोली, वही जो नीला दरवाजा दिख रहा है वह। मैं उस घर की ओर चल पड़ा। मुझे याद आ गया कि घर तो वही है, पर
दरवाजे ने रंग बदल लिया है। दरवाजा बंद था। मैंने बाएं हाथ की 2 उंगलियां से दस्तक दी। पूरी 8 बार। प्रतीक्षा करने लगा दरवाजे के खुलने का, हेमलता के आने का, बीच दरवाजे खड़ा होकर रास्ता रोकने का, फिर रास्ते से हटकर रास्ता देने का। कुछ पल इसी प्रतीक्षा में बीत गए। मैं वहीं खड़ा था। मैंने कहा था ना, अब कोई नहीं रहता, कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। मैं मैंने उस औरत को देखा। उस औरत ने दूर से ही कहा। मैंने हाथ हिलाकर उसकी बात का समर्थन किया। वह दूर खड़ी मुझे निहारती रही। घर का दूसरा दरवाजा भी पीछे था। मुझे पक्का याद था। पिछवाड़े में एक झूला भी था। मुझे झूला पसंद था। मुझे क्या, सबको पसंद था। मेरे जैसे कई बच्चे थे जिनके घर झूला नहीं हुआ करता था। वह सब सर को मिलने के बहाने, कुछ सीखने के बहाने आते थे, पर हमें सीखने से ज्यादा उस झूले पर झूलने की धुन सवार रहती थी। वास्तव में तो झूला ही कारण था सर के घर तक जाने का। जब जब मैं सर के पास बैठकर पढ़ाई करता था, तब तब हेमलता उस झूले पर बैठकर झूला करती थी, और मैं पीछे वाले खुले दरवाजे से पढ़ाई कम और झूले को ज्यादा निहारता था। हेमलता का झूलना अच्छा लगता था। अब मुझे याद नहीं कि झूला ज्यादा पसंद था या झूले पर झूलती हेमलता। याद ही नहीं कि पिछली बार कब मैं किसी झूले पर झूला था। मुझे तीव्र इच्छा हुई झूले पर झूलने की। मैं दौड़ा पीछे की तरफ जाने को, झूले को देखने को, छूने को, और यदि थोड़ा सा भी साहस बचा हो तो उस पर सवार होकर झूलने को। 2 कदम ही चला था कि मेरे कदम रुक गए। मैं चीख उठा। मेरे पांव का कुछ हिस्सा कंटकों से उलझ गया, घायल हो गया। रक्त की कुछ बूंदें फूट आई, जैसे वह भी उतावली हो झूले पर झूलने को। मैं रुक गया, पीछे की ओर जाने वाली उस पगडंडी को ढूंढने लगा। अनायास उग गए घास में वह कहीं खो गई थी। समय की कोई परत ने उसे अपने में समेट लिया था। मैंने याद करने का प्रयास किया, पर वह छोटा सा रास्ता, वह पगडंडी याद नहीं आई। हर तरफ उगे हुए थे घास, पत्ते और कहीं-कहीं कंटक। लगता था कि उस पगडंडी पर से कोई गुजरा नहीं होगा मुद्दतों से। मैं भी तो नहीं गुजरा था यादों के इस रास्ते से मुद्दतों से। उलझना तो होगा, घास से भी और कांटों से भी। पाँव की तरह मन और हृदय भी घायल तो होगा ही, छलनी भी होगा। मैं छलनी तो हो ही चुका था। साहस जुटाकर किसी भी तरह से मैं झूले तक आ गया। झूला अभी भी वहीं टंगा हुआ था, मेरे मन में लटकती यादों की तरह। झूला अनायास उगे जंगल से ग्रस्त था। कई लताएं उससे लिपटी हुई थी, जैसे चंदन के पेड़ को लिपटे हुए सर्प। लताएं ऊपर तक उठी हुई थी, लिपटी हुई थी। झूले पर जहां हेमलता लिपट कर खड़ी रहती थी, वहां आज अनेक लताएं लिपटी हुई खड़ी थी। हेमलता, हेमलता भी तो एक लता ही थी। उसके नाम में ही लता है। अब लताएं हैं, तब हेमलता थी। मेरे मन ने लता और हेमलता को जोड़ने का प्रयास किया। मुझे उन लताओं में हेमलता नजर आने लगी। वह भी लता की तरह पतली सी थी, लंबी सी थी। वह भी झूले को इसी तरह लिपट कर रहती थी। कभी कभी तो ऐसे लगता था जैसे वह झूला उसकी अपनी संपत्ति हो, रियासत हो, साम्राज्य हो, और उस पर केवल उसका ही अधिकार हो। चिपक कर ही रहती थी वह झूले से। सहसा झूला हिलने लगा। लिपटी हुई सब लताएं हेमलता बन गई। हेमलता ने बाएं पैर के पंजे से जमीन को छुआ। मैं घबरा गया, कहीं उसका पांव जमीन पर उगे कंटकों से न उलझ जाए। उसे रोकने के लिए मैं झूले की ओर दौड़ा।
मैंने हाथ से उसे रोकने का संकेत भी दिया, पर वह कहाँ सुनने वाली थी। उसने धक्का दिया, झूला चल पड़ा। वह झूले पर झूलने लगी, मैं वहीं रुक गया। मुझे आज भी हेमलता का झूलना अच्छा लगा। वह झूलती रही, ऊपर, नीचे और ऊपर। झूला गति करता रहा। मैं झूले के सामने खड़ा था। झूला दूर जाता था और फिर समीप आ जाता था, साथ में हेमलता भी। जब जब झूला मेरी तरफ आता था, मुझे लगता था कि हेमलता झूले की गति को समझे बिना ही झूले से कूद जाएगी, अपना संतुलन खो बैठेगी और मैं झट से उसे जमीन पर गिरने से रोक लूंगा। पर ऐसा हुआ नहीं। काश ऐसा कुछ होता। झूले के झूलने से उत्पन्न होने वाली हवा मुझे छू रही थी, जैसे वह हवा मेरे तक हेमलता की सुगंध लेकर आती हो। मुझे सदैव लगता था कि हेमलता स्वयं ही सुगंध है। आज भी लगा। सारा जंगल उसकी सुगंध से भर गया। हवा, पत्ते, डाली, झूला, लताएं, मिट्टी, आकाश, सब कुछ सुगंधमय हो गया। यही झूला है जिस पर वह घंटों झूलती रहती थी, खोई खोई सी रहती थी, जैसे उसकी आंखें किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। यह खिड़की देख रहे हो ना? उस स्त्री ने वो उस स्त्री खिड़की के पास गई और इशारा करते हुए कहने लगी, इधर आ जाओ। मैं खिड़की के पास खड़ा हो गया। वह अंदर झांकने लगी। मुझे भी अंदर झांकने को कहा। उसने अपना एक हाथ खिड़की के अंदर डाला और एक कोने की तरफ इशारा करने लगी। वह कोना देख रहे हो? झूले पर बैठी बैठी उसकी नजर बस उसी कोने पर टिकी रहती थी। शायद कोई वहां बैठा हो और वह उसे एक नजर से देख रही हो। शायद कोई लड़का उस कोने में बैठकर पढ़ाई करता था। तुम्हें पता है उस कोने में कौन बैठता था? उसके इस सवाल ने मुझे घायल कर दिया। मैं उस कोने को जानता था, पर मैंने जवाब देना टाला। मैंने बात बदलनी चाहिए, बदल दी। कब से वह उस लड़के के प्यार में थी? हेमलता कहती थी कि जब वह 9-10 साल की होगी, तब से वह उसे चाहती थी। 9-10 साल? हाँ, कहती तो वह यही थी। वह भी कोई उम्र होती है प्यार करने की, किसी को चाहने की? मैंने आश्चर्य से पूछा। तुम क्या समझते हो? क्या जानते हो? प्यार की उम्र क्या होती है? कभी लड़के जान भी नहीं पाते कि लड़की के मन में क्या है। उस स्त्री ने एक साथ कई सवाल कर दिए। मेरे हिसाब से तो लड़कियां जब 15-16 वर्ष की होने लगती है, तब प्यार करना। मेरी बात को बीच में ही काट दिया उसने। नहीं, गुड्डा गुड्डी का जब से खेल खेलने लगती है लड़कियां, तब से किसी को चाहने लगती है लड़कियां। तुम्हें पता भी है कि लड़की किस उम्र में यह गुड्डा गुड्डी का खेल खेलना शुरू करती है? नहीं पता। 4-5 साल की उम्र में ही वह यह खेल खेलने लगती है और तब से ही वह किसी लड़के में अपने गुड्डे को देखने लगती है, उसे चाहने लगती है और फिर सारी उम्र उसी को अपना गुड्डा मान लेती है। फिर शायद ही कोई दूसरा उसे पसंद आए। वह रुकी, गहरी सांस ली, आकाश की तरफ एक नजर डाली और फिर बोलने लगी, तुम जानते हो कौन बैठता था उस कोने में? फिर वही सवाल उसने मेरे सामने रख दिया। मैं मौन ही रहा। मेरे चेहरे पर विषाद के भाव थे जो उसने पढ़ लिए। जब किसी की याद आती है न, तब कांटे पाँव में नहीं, दिल में चुभते हैं। हेमलता के दिल में भी ऐसे ही कांटे चुभते रहे होंगे। उस कांटों से उसका दिल पूरा छलनी हुआ होगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ हेमलता का? मेरी जिज्ञासा उछल पड़ी। बड़े लंबे अरसे बाद यहाँ आए लगते हो। समय समय पर उन रास्तों पर से भी गुजरा करो जो कभी हरे भरे हुआ करते थे। मुद्दतों से हम जिस रास्ते से नहीं गुजरते, वहाँ
जंगल उग जाता है, एक वीरानी सी अपना साम्राज्य बना लेती है। मैंने कई बागों को ऐसे ही उजड़ते देखा है। उनके शब्द मुझे फिर से छलनी कर गए। मैंने फिर से पूछा, फिर क्या हुआ हेमलता का? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुमने भी तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन उस कोने में? वह रुक गई। मेरी आंखों में देखकर मेरे दिल तक उतर गई। मेरे होंठ मौन थे, पर मेरी आंखें बोलती थी। वह मेरी आंखों को पढ़ लेती थी। मैंने मेरी पलकें झुका दी। शायद मेरी आंखों में बसी किताब के खुले पन्ने बंद हो जाए और वह आगे ना पढ़ सके। किंतु मेरा ख्याल गलत था। अब वह बंद किताब भी पढ़ लेती थी। हेमलता को लेकर हेमलता को लेकर चिंतन सर किसी शहर चले गए। शायद वहां उसका कोई इलाज मिल जाए। इस घर में तो उस लड़के की याद उसे बीमार ही रखती। मैं ही बता देती हूँ उस कोने में कौन बैठता था। विनीत नाम था उसका। हेमलता उस विनीत से ही प्यार करती थी। मेरा नाम सुनते ही मैं विचलित हो गया। मैं अपने आप को संभालने की व्यर्थ चेष्टा करने लगा। तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया, विनीत। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने विस्मय से पूछा। हेमलता नाम के इस पथ से मुद्दतों से कोई नहीं गुजरा। वीरान राहों से वास्ता रखने वाला और कौन हो सकता है सिवाय विनीत के? बड़े अरसे बाद तुमने हेमलता में इतनी रुचि दिखाई है, तो झट से मेरी समझ में आ ही गया कि तुम ही वह कोने में बैठकर पढ़ने वाले लड़के विनीत हो। मैं उसका नाम पूछने का साहस नहीं जुटा पाया। मैंने आंखें मूंद ली, गहरी सांस लेता रहा। समय गुजरता रहा। मैंने जब आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ना वह घर, ना वह स्त्री, ना वह झूला और ना ही वह खिड़की। था एक था तो केवल एक रास्ता। मुद्दतों से मैं गुजरा नहीं था इस रास्ते से। अस्तु, यहाँ मेरी कहानी मुद्दतों से गुजरा नहीं, मेरी कहानी संपन्न होती है मुद्दतों से गुजरा नहीं। मेरी इस कहानी अर्थात व्रजेश दवे की इस कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अवश्य बताइए और अगली कहानी की प्रतीक्षा करें। तब तक अनुमति दीजिए और तद्रुप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप भी करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। तब आप संस्कृत और हिंदी साहित्य को अच्छे से अनुभव कर सकेंगे। धन्यवाद।